एंटीजन, पैथोजेंस, पैथोजन है ना। पैथोजेंस में उनके जो पैथोजेंस है उनके डिजीज को क्योर करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज हो रही है, अगर वो पैथोजेंस उस ड्रग के साथ एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं जो ओवर द टाइम होना नेचुरल है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंस। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस मीन सभी पैथोजेंस के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है। अगर कोई भी पैथोजन और कोई किसी तरह का रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, सो दैट इज एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। लेकिन हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो स्पेशली एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस है। माइक्रोबियल में सभी पैथोजेंस के बारे में बात कर सकते हैं ना, एक अम्ब्रेला टर्म है कि सपोज कोई प्रोटोजोआ अगर ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप कर रहा है, या कोई वायरस कर रहा है, कोई और जैसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है, सो दैट इज। बट अगर स्पेशली बैक्टीरिया अगर कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस। और एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस इस टाइम कंप्लीट जो है हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ह्यूमैनिटी के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, बिकॉज जो बैक्टीरियाज है वो बहुत रैपिडली ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। नेचुरली जिस पेस से होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा तेजी से कर रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब ये क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कल तक हमने ये बात की थी, सो क्यों कर रहे हैं ये। देखिए हमने इसका प्रोसेस देखा था कि ओवर द टाइम ये डेवलप होता है, ठीक है, ओवर द टाइम ये अपने आप डेवलप होता है। सो अगर ये नेचुरल पेस से चला तो ओके, बट अगर हम उस ड्रग को बार बार एडमिनिस्टर करें जबकि उसकी जरूरत है ही नहीं, अननेसेसरी बार बार एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस ड्रग को, तब ये बैक्टीरिया जो है उस ड्रग को तेजी से ऑब्जर्व करेगा, उससे डिस्ट्रॉय होगा। कुछ उसके अंदर उसके जो बचे हुआ पार्ट है, कुछ बैक्टीरिया जो इस पूरे इस प्रोसेस में जिंदा बचते हैं, वो अपने आप को इवॉल्व करेंगे। और बार बार अगर अननेसेसरी किसी एंटीबायोटिक को एडमिनिस्टर करते हैं या लिया जाता है, जैसे आपको हल्का सा बुखार हुआ, देन आप गए दुकान पे और लेकर के आ गए और फिर एंटीबायोटिक खा लिया, आपने डिसाइड नहीं किया कि आप कितना एमजी का आपको लेना चाहिए, आपका वेट कितना है, बीमारी की इंटेंसिटी क्या है, कुछ भी नहीं सोचा आपने, और डायरेक्ट अननेसेसरी बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स को लेने का जो लिया जाए, सो ड्रग को लिया जाता है, तो फिर ये ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप करता है। तो इसके कॉजेस की अगर हम बात करें, कॉजेज में बार बार अगर ड्रग को ले रहे हैं, अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन या अननेसेसरी यूसेज ऑफ ड्रग, है ना, अननेसेसरी यूसेज ऑफ ड्रग। दूसरा, अगर कोई ड्रग है, सपोज कीजिए वो 5 डेज का उसका कोर्स है, देन ठीक है, उस कोर्स को टाइम से पहले ही बंद कर देंगे, तो वो बैक्टीरियाज हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, और जो बचे हुए बैक्टीरियाज है वो तेजी से रैपिडली उसके अंदर इवॉल्व करना शुरू करेंगे। सेकेंड, कोर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन, जो प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा लेने पर भी होगा, यानी टाइम से पहले कोर्स को ख़त्म कर दिया जाए, या कोर्स को टाइम के बाद भी डॉक्टर जो उसका प्रोटोकॉल है उससे ज़्यादा टाइम के लिए लेने पर भी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ठीक है, बार उसको टाइम से ज़्यादा लेंगे तो वो ड्रग ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है बैक्टीरियाज को ड्रग के सामने, जितना ज़्यादा बैक्टीरियाज को ड्रग के सामने अननेसेसरी एक्सपोजर मिलेगा वो उसके अगेंस्ट एवोल्व होने की कोशिश करेगा। मरेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो बचेगा, लास्ट में कोई एक बैक्टीरिया, एक ही सेल सही, बट वो अपने आप अपने जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंज करेगी और वो सामने आएगी, और उसको ज़्यादा टाइम मिल रहा है उसके साथ, उस ड्रग के साथ इवॉल्व होने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से रेजिस्टेंट डेवलप करेगी और कम टाइम में करेगी। क्यों? क्योंकि जितना उसको कुछ साल लगने चाहिए थे, वो उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया, तो फिर वो कम टाइम में उस टाइम पीरियड में वो बैक्टीरिया के कुछ सेल्स जो है अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे, एंड देन फिर वो सेल्स फर्दर फ्यूचर में जो है बढ़ेंगे, अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, तो फिर उनमें वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मौजूद होगा। सो इन तीनों केसेस को हम एक ही टर्म के अंदर ले आते हैं कि जो है गलत तरीके से, रॉन्ग या अनवायबल यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स कॉजेज ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें तीनों केसेस है, अननेसेसरी यूज, अनकम्प्लीटेड कोर्स और ओवर यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, एक ये हो गया एज ए मेडिसिन। तब भी बैक्टीरिया बचेगा कुछ, ठीक है, तब भी बचेगा और वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा बट उसका जो पेस है वो स्लो रहेगा। बाकी दो केसेस में एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है,
सो वो पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, कम मिल रहा है, तो वो उनको एक मौका मिल गया रेजिस्टेंस डेवलप करने का। दूसरे केस के अंदर उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, तो कॉलोनी डिस्ट्रॉय तो हो रही है लेकिन जो बच रहे हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो अपने आप को रैपिडली इवॉल्व करेंगे। तीसरे केस में जो आपको डॉक्टर ने प्रोटोकॉल बताया उसके अकॉर्डिंग दवाई लेने पर भी होगा, बट उसमें फिर कुछ साल लगेंगे, और बाकी 2 केसेस में कम टाइम लगेगा। ये डिफरेंस है। यानी कुल मिलाकर के एंटीबायोटिक्स के सामने बैक्टीरिया का एक्सपोजर है उसको हम लिमिटेड रखें तो ड्रग रेजिस्टेंस की स्पीड कम होगी। होना तो ये है एक न एक दिन, लेकिन उसकी स्पीड कम रहेगी, और उसके एक्सपोजर को अननेसेसरी बढ़ा रहे हैं, बार बार एडमिनिस्टर कर ले, जरा सा बुखार हुआ जाके ले ली, जरा सी खांसी हुई जाके एंटीबायोटिक ले ली। आप महीने में 7-8 दिन तो एंटीबायोटिक पे ही चल रहे हैं अननेसेसरीली, सो आपका ड्रग रेजिस्टेंस होगा। बस इस थंब रूल को आप याद रखेंगे, ठीक है। सो अब अनफिजिबल यूज ऑफ जो ड्रग्स, ठीक है ना। या सेकंड इंपॉर्टेंट जो है ड्रग रेजिस्टेंस का रीजन है एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री। एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री। देखिएगा, ये जो आपका एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री इंडस्ट्री है जिसमें चिकन्स को है ना डेवलप किया जाता है, उनको पाला जाता है, एंड देन फिर अंडों और मांस के लिए उनको है ना ग्रो किया जाता है। सिमिलरली जो अदर एनिमल्स है लाइक है ना गॉट, काऊ, बफेलो, इस इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक जो ड्रग्स है वो एनिमल्स को लार्ज अमाउंट में फूड के साथ मिला करके दिया जाता है। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन लाइक पोल्ट्री फार्म है मेरे पास, जिसमें यहाँ एक थोड़ी सी जगह है, उसके अंदर मेरे पास 500 चिकन्स हैं, हैंस हैं, ठीक है, यस। अब उस पोल्ट्री फार्म में ये 500 चिकन्स हैं, बहुत पास पास भीड़ इनकी जमा है। सो अगर एक चिकन बीमार हो गया तो वो बीमारी तेजी से फैलेगी, और सपोज मेरे 50 चिकन्स मारे गए। सो इस नुकसान से बचने के लिए जो है एनिमल हस्बेंड्री या पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फूड के साथ लगातार एंटीबायोटिक ड्रग्स देते रहते हैं। एक रीज़न किसी तरह की जो है डिजीज आउटब्रेक ना हो अपने हर्ड के अंदर, और उस हर्ड के में डिजीज आउटब्रेक होने की वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं वो मरे नहीं। लाइक मैंने 500 गॉट्स पाल रखी है एक बड़े से फार्म में। अब 1-2 गॉट में अगर बीमारी आ गई तो वो फैली तो मेरे को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, खाने में ही एंटीबायोटिक ड्रग्स मिला के उनको फीड करते रहते हैं ताकि किसी तरह की डिजीज हो ही नहीं और वो हेल्दी जी सके। एक रीज़न। दूसरा रीज़न, एंटीबायोटिक ड्रग्स जो होती है वो एनिमल्स में मीट अमाउंट को ग्रो करने का काम करती है। हाँ हम कॉजेज ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। मीट अमाउंट को बढ़ाने का काम करती है, यानी आपने अगर किसी एनिमल को एंटीबायोटिक ड्रग्स देना शुरू कर दिया तो उसका वेट ग्रो होगा, और वो कम टाइम में जल्दी से ग्रो हो जाएगा। तो मैं कम टाइम में इतना मीट मैंने प्रोड्यूस कर लिया तो मैं जल्दी से उसको बेच दूंगा। सो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री में ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स का ओवर यूज किया जाता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया थंब रूल कि अगर एंटीबायोटिक ड्रग्स के सामने बैक्टीरिया को बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, सो बैक्टीरिया क्या करेंगे, तेजी से ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। और वो बैक्टीरिया जो मान लो आपके पोल्ट्री फॉर्म में मौजूद है और उसने ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, सो वो बैक्टीरिया फ्यूचर में क्या करेंगे, ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएंगे। और जब वो ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर करेंगे बीमार करने के लिए, सो फिर आपकी जो एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी जो सिफिक्सिम वगैरह है, ये एंटीबायोटिक्स उस पर काम ही नहीं करेगी, और आप देखेंगे कि हैवी डोज लगाने पर ही वो सही होगा। सपोज किसी को डायरिया हो गया है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया इंटेस्टाइन्स में, सो अब आपको हैवी डोज लेनी पड़ेगी तब वो ठीक होगा। ये एक दूसरा रीज़न है, ठीक है। इसके अलावा चीप नहीं, नॉर्मल उनकी जो रेट्स होती हैं चीप तो नहीं होती है, लेकिन उसको अब जैसे आपने सवाल किस कंटेक्स्ट में किया, हाँ एनिमल्स को, हाँ वो उनके लिए, एनिमल्स के लिए एंटीबायोटिक्स का पूरा होता है स्टॉक। वो चीप के मतलब नॉर्मल रेट में ही आती है, बट वो उससे उनको इंडस्ट्री में तो फ़ायदा हो रहा है ना।
सपोज मैं आपने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया एंटीबायोटिक्स में, और आपने अपने पोल्ट्री फार्म में मान लीजिए 500 रुपीज़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया पोल्ट्री फार्म में, आपने अपने चिकन्स को डेवलप किया और उनको बीमार होने से रोके रखा 2 मंथ के लिए, और उनका मीट का वेट भी बढ़ गया, और 2 मंथ में 3 मंथ में आपने अपने हर्ड को सेल आउट कर दिया। सो 500 की कॉस्ट मान लीजिए, प्रॉफिट में तो से लेस हो जाएगा, लेकिन फाइनली प्रॉफिट तो बना पा रहे हैं। अगर आपने उसका यूज़ नहीं किया और आपके 500 चिकन्स में से 50 या 100 मर गए, तो ऑलरेडी आप काफ़ी सारे लॉस में चले गए। सो 500 रुपीज़ खर्च करना ज़्यादा बेटर है लॉस करने से, अच्छा है ना। ठीक है, उसके बाद फिर एक और रीज़न ये होता है ओवर यूज ऑफ हाइजीन प्रोडक्ट। लाइक अभी जो हाइजीन प्रोडक्ट्स है, नॉर्मल सोप वगैरह है, वो पहले उनमें इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं मिलाया जाता था। ठीक है, अभी उनको ज़्यादा हाइजीनिक दिखाने के लिए सोप, क्रीम्स, फेस वॉश, टूथपेस्ट, इन सब में एंटीबायोटिक ड्रग्स या जो है एंटीपैथोजन केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार पैथोजेंस जो होते हैं उनको एक्सपोजर मिलता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। ठीक है, समझ, ताकि वो ज़्यादा हाइजीनिक हो, है ना, कंपनीज मिलाती है ताकि वो ज़्यादा हाइजीनिक हो। हाँ, डेफिनेटली आपने ऐड नहीं देखा कि क्या तेरा साबुन स्लो है, देन मीन्स आपके पास डेटॉल का साबुन है या लाइफ बॉय का साबुन है, तो आपके हाथ, है ना, ज़्यादा क्लीन होंगे, उस पर से बैक्टीरियाज हट जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि ओवर एक्सपोजर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियाज को मिलता है, देन वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। ठीक है, और ये सारे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ड्रेनेज में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जो ड्रेनेज में बैक्टीरियाज है वो भी रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये ड्रग रेजिस्टेंस का जो प्रोसेस है, जो नेचुरली जैसा होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि ऐसी बायोफिल्म्स भी मिलने लगी हैं, जैसे आपके जो हॉस्पिटल्स हैं और या ऐसे जगह जहाँ पर एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सपोज, है ना, किसी पोल्ट्री फार्म में, तो अब वहाँ की जो ड्रेनेज होती है उसमें भी वो एंटीबायोटिक्स मिक्सअप होते हैं एंड देन फिर वो फ्लो करते हैं ड्रेनेज में। तो ड्रेनेज में जो नालियों में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, और ऐसी बायोफिल्म्स मिलती है जो कम्प्लीटली ड्रग रेजिस्टेंट है। बायोफिल्म्स मीन्स आपका एक फिल्म बन गई है किसी सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरियाज की, और उसमें ड्रग रेजिस्टेंस पाया जाता है, बायोफिल्म उसको कहा जाता है। लाइक एक गंदे टॉयलेट में येलो कलर की जो एक फिल्म बन गई है, दैट इज बायोफिल्म। या एक टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसकी वजह से वो फिल्म बनती है और उसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस आपको शो होने लग जाता है। सो ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कॉजेज, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको जब कॉजेज पता है, तो मैं पॉलिसी सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो आप बता सकते हैं क्या पॉलिसी सॉल्यूशंस होने चाहिए? यस, कंट्रोल्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, है ना। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कैंपेन्स चलाए हैं। ठीक है, ये सारे इसके कॉजेज हैं। अब जिन हॉस्पिटल्स में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनमें आईसीयूज होते हैं, वहाँ पर एंटीबायोटिक, हैवी एंटीबायोटिक डोज दी जाती है पेशेंट्स को, तो वहाँ पर सुपर बग भी मिलते हैं, यानी ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज जो जिन पर किसी भी तरह का एंटीबायोटिक जो अब तक अवेलेबल है मार्केट में वो असर करता ही नहीं है। दीज आर कॉल्ड सुपर बग्स, है ना। सुपर बग्स भी मिलते हैं, लाइक इंडिया के हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में मिले हैं ऐसे सुपर बग्स। तो अब सुपर बग का कॉन्सेप्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेड लाइन कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें जो एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है उनके ऊपर एक रेड कलर की स्ट्रिप लगाई जाती है। ठीक है, अब ये स्ट्रिप जिस दवाई के ऊपर है, वो केमिस्ट है, वो अपनी मर्जी से ऐसे ही बेच नहीं सकता है, ऐसे नहीं बेचेगा वो। ठीक है, केमिस्ट क्या करेगा, उस दवा को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद, वो भी ऑन डेट, है ना, आउटडेटेड प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लेगा वो, जो डॉक्टर ने इस डेट पर जो लिखा है उसी प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद फिर वो उस दवाई को सेल आउट कर सकता है, एल्स वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा फिर अब प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री जो है उसमें उसमें कैसे कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर तो आप केमिस्ट को पे मिलने वाली जो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं उनको रेगुलेट कर लेते हैं, सिटीजन्स में अवेयरनेस लेकर के आते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स को बेटर प्रैक्टिस की ट्रेनिंग दी जाए,
तो उन सब के लिए, उन सब के थ्रू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसमें कैसे किया जाए, क्योंकि अगर वहां पर अगर हम कम कर देते हैं तो एनिमल सफरिंग होगी, है ना। क्यों? क्योंकि जब जानवर एक बहुत कंजेस्टेड और गंदे एरिया में एक साथ रहते हैं तो उनका बीमार होना इनएविटेबल है, वो होंगे ही होंगे बीमार। सो अगर आप ड्रग्स नहीं देंगे तो जानवर बीमार होंगे, जानवर बीमार होंगे तो दो, एक एनिमल क्रूएलिटी होगी और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फिर फार्मर को लॉस होगा। तो आपकी एग्री फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री की जो लॉस है, फार्मर ऑलरेडी लॉस में चलते हैं, वो होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसके क्या सॉल्यूशन है, ये इस पर पॉलिसी मेजर्स के लिए आपको तरह तरह के आर्टिकल्स ऑलमोस्ट हर मंथ आपको एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस द हिंदू में देखने को मिलेगा। उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ओवरडोज भी नहीं देनी चाहिए, यानी फार्मर्स की बेटर ट्रेनिंग के थ्रू और हाइजीन मेजर्स के थ्रू हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ना। पोल्ट्री फार्मिंग में हाइजीन मेजर्स यूज़ किए जाएं, अलग अलग मेथड्स फार्मिंग के, है ना। मल्टी लेयर पोल्ट्री फार्म्स बनाए जाए, है ना। अगर जगह कम है तो मल्टी स्टोरी बनाया जाए ताकि एक फिक्स एरिया में उससे ज़्यादा जानवर नहीं रखे जा सके। इस तरीके की ट्रेनिंग मेथड से हम, जैसे एक जो पोल्ट्री फार्म है या एनिमल हस्बेंड्री फार्म है उसमें हाइजीन के लिए से रिलेटेड ट्रेनिंग्स फार्मर्स को दी जा सकती है। ड्रग की ऑप्टिमाइज्ड क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करें, उसके लिए कुछ मेथड डेवलप किया जा सकता है ताकि उससे कम भी ना हो और उससे ज़्यादा भी नहीं। ऑप्टिमाइज्ड क्वांटिटी हम फाइंड आउट करने का कोशिश करें, कितने एनिमल्स में इतना क्वांटिटी दिया जा सकता है। क्या हो गया? कोई जला रहा है, कोई बंद कर रहा है। हाँ ठीक है, उस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं ड्रग्स का, हाइजीन मेथड्स को डेवलप कर सकते हैं, पर स्क्वायर मीटर एरिया में कितने एनिमल्स रखे जाने चाहिए उन एनिमल्स का नंबर को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और उसके लिए अगर लैंड का बेटर यूज करना तो मल्टी स्टोरी फार्म्स बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो दिस इज ड्रग रेजिस्टेंस, और ड्रग रेजिस्टेंस को कैसे आपको कंट्रोल करना है इसके बारे में बात। और आपको ऑलमोस्ट हर मंथ आपको, या हर मंथ या 1-2 मंथ में आपको अच्छा आर्टिकल द हिंदू में पढ़ने को मिलेगा। दिस इज ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, एक और टॉपिक करते हैं, दैट इज क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स। ये एथिक्स और मतलब एक साइंटिफिक कम है, चलिए बता देते हैं आपको। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, सुना है कभी, है ना। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? हाँ हाँ कोई ड्रग बनाया है आपने, देन फिर एक ह्यूमन पॉपुलेशन पर जो है उस ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने से पहले टेस्ट किया जाता है कि उसकी सक्सेस रेट क्या है। ठीक है, उसको स्टडी किया जाता है, देन फिर उस ड्रग्स में कोई चेंजेस वगैरह करने होते हैं, तो इसको क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। और ये लाइक कैसे होता है, तो इसके फेजेस होते हैं, है ना। ठीक है, सेफ्टी के लिए एक जो स्मॉल ग्रुप पे इसको टेस्ट किया जाता है, देन फिर फर्दर लार्जर ग्रुप पे। अगर इसमें स्मॉल ग्रुप पे अगर इसके सेफ्टी में प्रॉब्लम दिखे कि लोग मरने ही लगे हैं या सीवियर बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है, देन उसको वहीं पर लौटा लिया जाता है फिर से लेबोरेटरी में। अगर स्मॉल ग्रुप पे वो सक्सेसफुल हो रहा है, देन फिर लार्जर ग्रुप पे, फिर उसमें सक्सेसफुल हो रहा है, देन फिर लार्जर, और फिर स्टैंडर्ड साइज जो है सबसे बड़े ग्रुप पे उसको किया जाता है। और फिर स्टैटिस्टिकल मेथड से उसको देखा जाता है कि कितना उसका सक्सेस रेट है, और एक स्पेसिफिक रेट जब वो अचीव कर लेता है, देन फिर हम मानते हैं कि ये ड्रग सक्सेसफुल है और इसको फिर मार्केट में लॉन्च किया जाता है। बट इसके साथ जुड़े हुए एथिकल इश्यूज हैं, ये आपको पता होने चाहिए। लाइक क्लिनिकल ट्रायल आप कर रहे हैं तो यूजुअली जो मेडिसिन कंपनीज होती है, ड्रग कंपनीज होती हैं, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस करती हैं। क्लिनिकल ट्रायल नॉर्मली गरीब देशों के लोगों पर ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, कई बार अगर वो अनपढ़ होते हैं। बहुत गरीब देशों को भी, गरीब जैसे इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सो ये किया जाता है, लेकिन हमारे भी गरीब पॉपुलेशन पे किया जाता है। ठीक है, गरीब पॉपुलेशन को फिर उसको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाता कि ये जो चीज़ होने वाली है उसके क्या असर हो सकते हैं आपके ऊपर। पहले उसको प्रॉपरली एजुकेट किया जाना चाहिए, देन फिर उसको डिसाइड करने का मौका देना चाहिए कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे या नहीं।
लेकिन उसको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाता है, देन उसको डिसाइड करने का, जब वो एजुकेट नहीं है तो ठीक से डिसाइड नहीं कर पाता है, फिर उसको कुछ पैसों का लालच दे के पार्टिसिपेशन में डाल दिया जाता है। देन फिर अगर उसको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए प्रॉपर कंपनसेशन का कोई उसमें प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, कंपनसेशन का प्रोविज़न ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि गरीब लोग हैं, वो एजुकेटेड नहीं, उनको कैसे भी पेपर्स पे साइन करवाए जाते हैं, देन फिर कंपनसेशन का इशू है इसके अंदर। तो ये सारे इसके एथिकल इश्यूज हैं, उसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा स्किप कर दिया इसको। ठीक है, कंपनसेशन। तो अब इसके लिए क्या क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं, दीजिए सजेशन। हाँ ठीक है, ठीक है। और अगर किसी तरह का हार्म होता है अगर पेशेंट को, देन फिर कंपन नहीं, लेकिन एक एनिमल पे स्टार्टिंग फेज तो एनिमल होता है, लेकिन वो क्लिनिकल ट्रायल नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन उठा था दिल्ली में एक बार, तो पहले एनिमल्स पर ही होता है, एनिमल्स पे सक्सेसफुल होता है तब फिर स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ह्यूमन पे लाया जाता है। अब एनिमल का बॉडी अलग है और ह्यूमन का अलग है, अब ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना पड़ेगा। सो एनिमल पे तो हो चुका होता है। ये सारे एथिकल इश्यूज को आपने देखा जाए, लाइक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, इसके लिए रेगुलेटरी लॉ होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लॉ होना बनाना चाहिए कि क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाए, अथॉरिटीज़ को। ठीक है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उसको ट्रैक करेगी कि ये क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और इसको कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर लोगों को जिन पार्टिसिपेंट्स को नुकसान होता है उनको क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट डिसाइड करे और उसको ट्रैक करे, ये होना चाहिए। देन फिर इसको फर्दर और इनोवेटिव बनाया जा सकता है, लाइक हमने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो स्टेम सेल्स को भी क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व करना चाहिए स्टार्टिंग फेज में, ताकि इसको और ज़्यादा कंफर्म किया जा सके बेटर तरीके से। ओके, स्टेम सेल्स के बाद फिर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडलिंग के थ्रू हमें क्लिनिकल ट्रायल फर्स्ट फेजेस में एआई बेस्ड मॉडलिंग होनी चाहिए, एंड देन फिर उसको ज़्यादा सेफ बनाने के बाद फिर ह्यूमन पॉपुलेशन पर लाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप और जो है टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं उनको अपने आंसर में शामिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपका आंसर। ठीक है, ये हाँ। अब हम कर रहे हैं यस, और हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, वो अब आपको करना है। कैसे करना है, सारे डिजीजेस जो भी आपको मिल रहे हैं उसको कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे उसको है ना एनालाइज करना है, हर डिजीज को किस तरह कॉलम्स में सेट करना है और फिर उसको आपको नोट डाउन करके रख, वो तो बुक में तो है तो उनको तो आपको नोट करना ही नहीं है। जो न्यूज़ में आ रहे हैं उनको भी उसी पैटर्न पे, जो कल मैंने पैटर्न बताया था ना, डिजीज़ का नाम, फिर पैथोजन का नाम, है ना, और उसके बाद फिर क्या क्या आपको पॉइंट, अच्छा दिया हुआ है ना, ठीक है। तो वही पैटर्न जो कल हमने डिस्कस किया है बुक में दिया हुआ है उसके थ्रू आपको करना है। ठीक है, अब जो नए डिजीजेज आउटब्रेक आपको देखने को मिल रहे हैं ना, लाइक तो उनके बारे में आपको, जैसे अभी मंकी पॉक्स वायरस है ना, इन सब के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है न्यूज़ पे। वो कल हमने डिस्कस किया है ना कि कौन कौन सी जो डिजीज जो वैक्सीन से किस तरीके से बनी है, mRNA वैक्सीन है या DNA वैक्सीन है या फिर वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ये डिफरेंस है इसके अंदर, वो मैंने आपको बता दिया था कल, है ना। हेल्थ एंड डिजीजेस डिफेंस, ठीक है। एक और टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसे कहते हैं, कभी सुना है ना, कोई भी, हाँ हाँ यस, कोई भी आप क्रिएशन करते हैं, है ना, तो उस क्रिएशन को करने में जो आपने मेहनत की है उस मेहनत को और आपके जो बेनिफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर लॉज एंड रेगुलेशन के थ्रू उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि जो क्रिएटर है वो अपनी क्रिएशन का प्रॉपर मॉनिटरी और एथिकल
या मोरल बेनिफिट्स हासिल कर सके। सो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो ये क्या होता है, तो जो भी आपका जो ह्यूमन क्रिएशंस है वो इन्वेंशंस हो सकते हैं, लिटरेरी वर्क हो सकता है, आर्ट हो सकती है, डिजाइन हो सकता है, इंजीनियरिंग डिजाइन है ना, साइंटिफिक फार्मूला वगैरह है, उनको उनका जो उनका जो प्रोटेक्शन है वो एक प्रॉपर्टी बनी, उसका प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि क्रिएटर को अपने क्रिएशन का बेनिफिट मिल सके, इकोनॉमिकली या मॉनेटरी टर्म्स में भी और मोरल टर्म्स में भी। यानी मैंने कोई चीज बनाई है तो मुझे उसका मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलना चाहिए, तो मुझे इसके ऊपर मेरे राइट्स रिजर्व होने चाहिए, कोई उसे कॉपी नहीं कर सके। एंड देन फिर मोरल बेसिस पे भी, ताकि दुनिया मुझे रिकॉग्नाइज करे कि ये इन्वेंशन मेरी है, या कोई बुक लिखी गई है, कोई स्टोरी लिखी है ना, कोई मूवी बना ली है, तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक, क्रिएटर ने कुछ क्रिएशन किया है तो डेफिनेटली वो उससे कुछ पैसा कमाना चाहता है। सपोज कि मैंने एक म्यूजिक क्रिएट कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि मेरे म्यूजिक से पैसा मिले मुझे। अब उस म्यूजिक को सेम टू सेम म्यूजिक को कॉपी करके कोई अपने गाने में उसकी धुन बना के यूज कर रहा है, तो फिर मैं तो डिमोरलाइज होऊंगा ना। या फिर कोई, मैंने सपोज कीजिए कोई मशीन बनाई है, ये है ना, अब उस मशीन से मैं अपनी कंपनी मैं प्रोड्यूस करके वो आपको बेच रहा हूँ, लोगों कंज्यूमर्स को बेच रहा हूँ, बट सडनली उसी फॉर्मूला को कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना के बेचना शुरू कर दे, तो उससे मुझे तो नुकसान होगा। ठीक है, उसने कोई मेहनत की नहीं है और बावजूद उसके वो तेजी से ग्रो करेगा। सो मेरे मॉनेटरी राइट्स या इकोनॉमिकल राइट्स भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, एंड मुझे मेरे मोरल राइट्स भी, अगर मैंने कोई म्यूजिक बनाया है वो मेरे नाम से चलना चाहिए, सडनली कोई दूसरा आता है वो अपने नाम से उसको चलाने लग जाता है। सो ये होते हैं। इसमें क्रिएटर को भी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, क्रिएटर को क्या मिलते हैं, तो मॉनेटरी या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, मोरल है ना, उसको मोरल बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड कंज्यूमर को बेनिफिट्स मिलते हैं कि उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो कंज्यूमर्स को फ्यूचर में क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे, लोग डिमोरलाइज होंगे नई इनोवेशंस करने के लिए, और फिर डिमोरलाइज होंगे तो कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। और कंज्यूमर को बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया तो लोग इनोवेशन करने से डरेंगे, कोई फायदा तो होगा नहीं उनको, तो लोग इनोवेशन करना बंद कर देंगे, तो इकोनॉमी में नए नए इनोवेशन होना बंद हो जाएगा, तो कंज्यूमर को नए नए प्रोडक्ट्स मिलना बंद हो जाएगा। सो ये इसके जो है बेनिफिट से कंज्यूमर एंड पर और क्रिएटर एंड पर। कितने तरह के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। एक एक करके इनको देखते हैं। लाइक पेटेंट्स, ठीक है, पेटेंट किन चीजों पर दिया जाता है, तो आइडियाज पर, प्रोसेस पर, इन्वेंशंस पर पेटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, ठीक है, एक गिवन टाइम पीरियड के लिए, सपोज मैंने कोई आइडिया या कोई प्रोसेस है ना, इंडस्ट्री का कोई प्रोसेस है या कोई आइडिया है या कोई इन्वेंशन की, सपोज किसी ने पहली बार मोबाइल बनाया, सो उसको एक गिवन टाइम पीरियड के लिए उस आइडिया या उस इन्वेंशन के ऊपर राइट्स दे दिए जाते हैं, देन फिर वो उसको प्रोड्यूस करता है उस गिवन टाइम पीरियड के लिए, अप्रॉक्स 20 ईयर्स का होता है, और उससे मार्केट में बेनिफिट्स जो है प्रॉफिट बनाता है। एंड देन फिर जब वो राइट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर दूसरी कंपनीज को भी उसी प्रोडक्ट के लिए उसी प्रोडक्ट और उसी इनोवेशन को बनाने के लिए भी परमिशन दे दी जाती है। देन फिर मार्केट में कंपटीशन शुरू हो जाता है और फिर वो फर्दर उस प्रोडक्ट को और बेटर बनाते हैं, और इस तरीके से ये चलता रहता है। तो दिस इज पेटेंट। तो ये पेटेंट इन 3 चीजों पर दिया जाता है। ठीक है, देन ठीक है, ये टेरिटोरियल राइट होता है, लाइक एक कंट्री की जो है एक कंट्री की बॉर्डर्स के अंदर ये राइट दिया जाता है, एंड देन फिर उसको उसी प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री की बॉर्डर में भी उसमें उसको राइट्स चाहिए होते हैं, तो वहां पे भी उसको पेटेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा, फर्दर फिर वहां पर वो चलता है। ठीक है, पेटेंट के बाद नहीं चलेगा, उसको अगर अमेरिका में भी अपनी मोनोपोली बनानी है तो फिर अमेरिका में जाके रजिस्टर करता है।
हाँ करते हैं, लोग करते हैं, इससे बचने, इसके लिए मल्टीपल पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। हाँ ये होता है, बिल्कुल ऐसी चीटिंग्स होती है, इसलिए जो क्रिएटर होता है उसको पूरी तरह अवेयर होकर एक साथ कई कंट्रीज में वो पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है, ठीक है। देन फिर कॉपीराइट। यस, हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाए कि दूसरे भी उसको फर्दर आगे उस चीज को बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे आप, मेरे पास पेटेंट है ना किसी चीज का, अब मैं चाहता हूं, आपने मुझसे पेटेंट के लिए कर दिया है, तो आप भी उस चीज को बना सकते हैं मुझे कुछ फीस देके, है ना, तो इससे उसको मॉनेटरी फायदा मिलता है। दूसरा है कॉपीराइट। कॉपीराइट यूजुअली परमिशन दे सकते हैं पेटेंट में, हाँ पेटेंट में परमिशन लेकर के, और फिर आप उसको फीस देंगे जितनी भी वो फीस मांगेगा, देन फिर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं चीज को। कॉपीराइट पेटेंट हमेशा इन्वेंशंस पे, है ना, दिया जाता है, और कॉपीराइट इन चीजों पर दिया जाता है, लाइक लिटरेचर पे, रिटर्न वर्क पे, कोई बुक लिखी, कोई स्टोरी, कोई पोएम, है ना, ड्रामा, म्यूजिक, ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क्स पे, सिनेमा पे, ठीक है, साउंड्स पे, है ना, म्यूजिक हो गया तो साउंड हो गया, ठीक है, इन चीजों पर कॉपीराइट दिया जाता है, ठीक है। यस, हाँ बिल्कुल होता है, हाँ उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। हाँ मतलब नहीं, क्या करवाना है इसमें, ये कोई नहीं नहीं, मतलब मैं समझे, कॉपीराइट ले रखा है। अच्छा सज्जन सिंह सर को क्यों नहीं जानता हूँ मैं, राउज में हमारे साथ थे, क्यों नहीं जानता हूँ सज्जन सर थे। अच्छा अच्छा, आपको पॉलिटिक्स सज्जन सर ने पढ़ाया है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, राउज में काफ़ी फेमस टीचर थे वो, है ना। अच्छा कॉपीराइट तो डेफिनेटली उनके पीपीटीज में आपको कुछ अलग दिखता है, एम लक्ष्मीकांत से बिल्कुल अलग है उनकी, है ना। उनके उस टाइम ये डिजिटल बोर्ड नहीं थे, हम राउज में थे तब, जो है वाइट बोर्ड होता था और मार्कर से लिखते थे, और उनका क्लास का एक फोटो देखा था मैंने, है ना, क्योंकि उस टाइम रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं होती थी, और वो फोटो में पढ़ा रहे थे, और पूरा जो बोर्ड था उतना आर्टिस्टिक तरीके से उन्होंने अलग अलग कलर्स से रंगा हुआ था ना, देख के लग रहा था कि मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब जबरदस्त, वो पॉलिटिक को ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, इतना इनोवेटिव है वो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको, है ना। सो उन्होंने ले रखा है, अच्छी बात है ना। क्या लेना चाहिए, मैंने तो अभी, हाँ अपनी अपनी चॉइस है ना, ठीक है, कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में कोई बुक लिखे, हाँ इसलिए लिया होगा, है ना, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाएं तब तो इतनी मेहनत भी करें कॉपीराइट्स के लिए, है ना, तब तो बात ठीक है। हमें जो जैसे कर कर सकते हैं, ठीक है। देन कॉपीराइट के लिए क्या होता है, तो ये प्रोटेक्शन जो है इन एक्सप्रेशंस के लिए दिया जाता है, पेंटिंग्स वगैरह के लिए, और ये आर्टिस्टिक फॉर्म के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। हाँ कहाँ कहाँ, आइडियाज के लिए नहीं दिया जाता है, आइडियाज के लिए, ठीक है, पेटेंट हो गए आइडिया के लिए। तो चुरा लेता, फिर वो अगर कॉपीराइट ले लेता तो उसका हो गया, उसको छिपा के रखते हैं लोग, जब तक कि उन्होंने कॉपीराइट नहीं लिया है म्यूजिक का, वो इतनी आसानी से रिवील नहीं करते हैं उसको, है ना, छिपा के रखते हैं उसको, ठीक है। कॉपीराइट वर्क है उनके लिए अलग होता है, अभी ये डिस्कस करते हैं लोग, ट्रेडमार्क कहते हैं उसको, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो अब दो तरह के राइट्स की बात मैंने की थी कॉपीराइट के अंडर, इकोनॉमिक राइट एंड मोरल राइट, ये दो तरह के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक कॉपीराइट्स के थ्रू लोग अपने आप को सोसाइटी में अपना नाम बनाने की भी कोशिश करते हैं कि ये म्यूजिक या ये मूवी इसकी बनाई हुई है। सो मोरल राइट एंड इकोनॉमिक राइट की मैं बात कर चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन फिर वो जो आपने बात की दैट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, वो एक ऐसा लोगो होता है या ऐसा सिंबल होता है जो किसी कंपनी, स्पेसिफिक कंपनी को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, और उस मार्केट में उस कंपनी की पहचान उसको देख करके ही होती है। लाइक कोको कोला है, सो वो जो कैलीग्राफी में कर्सिव वर्ड में कोको कोला लिखा हुआ है दैट इज ट्रेडमार्क, या पेप्सी है ना, या टाटा है तो टी लिखा, हाँ साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है ना, कैलीग्राफिक राइटिंग हो सकती है
है ना, या कोई लोगो हो सकता है। हाँ, तो कार के जितने भी ये सब ट्रेडमार्क्स होते हैं, और उस ट्रेडमार्क को देखते ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपके माइंड में इंप्रेशन जाता है। ट्रेडमार्क हमेशा के लिए हो सकते हैं, है ना, हमेशा के लिए। मीन्स पेप्सी का कितने सालों से है ना, अब वो कंपनी चेंज कर सकती है, वरना पेप्सी का कई सालों से वो टेनिस की बॉल एक तरफ से लाल और एक तरफ से ब्लू कलर की होती थी, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया। सो ये ट्रेडमार्क्स जो है कंपनी का सिंबल होते हैं, और उन ट्रेडमार्क्स से मिलता जुलता ट्रेडमार्क बना के लोग अगर ऐसा कुछ करें, सो वो कंपनी उस पर दावा कर सकती है और उसको फाइन करवा सकती है और उसको पाबंद कर सकती है कि वो इस तरह का सिंबल हटाना पड़ेगा। कंपनी खुद अपना कर सकती है, लेकिन कोई दूसरा उससे मिलता जुलता सा बना के बेचने लगे ना, तो फिर उसमें होता मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अगर कंपनी को पता चल जाता है देन फिर वो केसेस करती हैं और बहुत बड़ा फाइन लगता है कि मतलब जितना आपने कमाया नहीं होगा ना ट्रेडमार्क का वायोलेशन करके, उससे ज़्यादा देना पड़ जाता है ना। हाँ इसलिए है ना, इस तरह से कई सारे के करते हैं। उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है भारत बेंज से, है ना, जैसे गूगल है, सो मदर कंपनी का नाम है अल्फाबेट कॉरपोरेशन, उनके अलग अलग प्रोडक्ट है। गूगल सर्च इंजन है तो गूगल, क्रोम, और भी अलग अलग है ना, अभी उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो मर्सिडीज कंपनी ने जो ट्रक्स हैं, मर्सिडीज कार का जो लोगो यूज करते हैं वो कार के लिए यूज करते हैं। अब उन्होंने ये देखा कि इंडिया में ट्रक्स का, हैवी ट्रक्स का मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, टाटा और अशोक लीलैंड के अलावा कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, हम हैवी ट्रक्स भी लॉन्च कर देते। सो वो मर्सिडीज के लोगों के साथ उन्होंने लॉन्च नहीं किया, क्योंकि वो कार के लिए स्पेसिफिक था, वो चाहते थे ट्रक के लिए अलग ब्रांडिंग करते, उन्होंने भारत बेंज लॉन्च कर दिया। ठीक है, पहले यही मर्सिडीज के ट्रक टाटा के साथ कोलैबोरेशन में आते थे, जब इंडिया आजाद हुआ था तब वो उसी लोगों के साथ आते थे जो कार्स पे होता था, लेकिन अब वो अलग से ब्रांडिंग कर रहे हैं, ट्रक्स की अलग और कार्स की अलग। हाँ, मर्सिडीज का आता है, लेकिन जो हैवी ट्रेलर्स बना रहे हैं ना, वो उस पर भारत बेंज लिखते हैं, वो लोगो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रक्स की अलग ब्रांडिंग करना चाहते हैं। नहीं, बसेस पे मर्सिडीज, अब जो नई बन रही है वो भारत बेंज लिखी हुई आ रही है। हाँ, ये दोनों अलग अलग ब्रांडिंग कर रहे हैं वो, क्यों, क्योंकि मर्सिडीज कार से एक अलग इंप्रेशन जाता है, सॉफ्ट इंप्रेशन जाता है, जबकि हमें compete करना है यहाँ पर, उनको compete करना है टाटा एंड अशोक लीलैंड के साथ, सो उनको थोड़ा एक हैवी चाहिए, तो भारत बेंज ब्रांडिंग की उन्होंने, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो अब उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन्स जो होते हैं, सपोज आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाया जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, सो आप उस इंडस्ट्रियल डिजाइन पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले सकते हैं, और उस डिजाइन को कॉपी करके फिर कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकता या प्रोडक्ट बना नहीं सकता है। अगर कोई बनाता है, सो आपको आपसे उसकी परमिशन लेनी। इंडस्ट्रियल डिजाइन कोई लाइक जैसे मैं इसमें बताता हूँ, कुछ एग्जांपल लिखा है, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, लाइक कोई इमेज नहीं डाली क्या मैंने, है ना, इमेज नहीं डाली, लाइक पल्सर बाइक सभी हैं, ठीक है, सभी तरह की बाइक्स हैं, पल्सर का जो लुक है उस डिजाइन को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है। कार्स, सभी कार्स ही होती है ना, 4 व्हील, है ना, नहीं नहीं, कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, बाइक सभी एक जैसी दिखती है ना, नहीं नहीं, देखिए बाइक है सभी एक जैसी होगी फाइनली, बाइक को आप एक, लेकिन उसका एक सिग्नेचर डिजाइन होता है ना, वो कभी भी कॉपी नहीं होता है ना, है, है ना, थोड़ा बहुत चलता है, बट जैसे पल्सर का सामने से जो लुक आ रहा है वैसा का वैसा लुक अगर कोई बना के ला रहा है ना, तो फिर वो पल्सर कंपनी कह सकते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन कॉपी किया गया है। सिमिलरली कार्स, सारी कार्स ही होती है ना, बट सपोज कीजिए थार का जो लुक है वो अब कोई कॉपी नहीं कर सकता। मारुति ने जिम्मी बनाने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट थार को कॉपी नहीं किया उन्होंने, है ना, थोड़ा सा चेंजेस होगा। अगर वो सिग्नेचर जो मार्केट में उसकी पहचान बना हुआ है, जो डिजाइन, अगर उस डिजाइन को कॉपी कर लिया किसी ने, तो फिर उस पे उसको रोका जा सकता है, उस पर राइट्स मिलते हैं आपको, है ना, हल्का सा चेंज करते हैं, लेकिन एक कई बार कोई प्रोडक्ट इतना इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि वो सिग्नेचर बन जाता है उसका, वो लुक कॉपी नहीं हो सकता है, आप देखेंगे नहीं हो पाएगा। लाइक बुलेट है, तो
एंटाइजर बनाया गया है ना वो बाइक, तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया उन्होंने। बुलेट के साइड में जो ट्राइंगल का जो उसका डिक्की होता है ना, वो बिल्कुल कॉपी नहीं हो सकता है। एंटाइजर बनाया उन्होंने, उससे मिलता जुलता सा बनाने की कोशिश की, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर पाए वो, है ना, क्योंकि बुलेट की जो फ्रंट लाइट होती है वैसा उसको उसको थोड़ा सा, ये बजाज की आती थी पहले, एवेंजर कहते हैं, सॉरी एवेंजर, एंटाइजर पुरानी आती थी, एवेंजर कहते हैं उसको। सो लोग कहते हैं ना, एवरी एवेंजर इज ए ब्रोकन बुलेट ड्रीम, है ना, क्योंकि बुलेट, है ना, वो उन्होंने कोशिश ये की कि बुलेट जैसा बनाने की कोशिश करे बुलेट को मार्केट में, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी करते ही बुलेट उन पे केस कर सकता था। हाँ, है ना, तो इस तरीके से डिजाइन्स जो होते हैं, सिग्नेचर्स जो डिजाइन होते हैं, वो उस प्रोडक्ट को कॉपी किए नहीं किए। ये नहीं, इनका टाइम पीरियड नहीं होता, ये हमेशा के लिए होता है। पेटेंट में 20 ईयर्स का होता है। कॉपीराइट, है ना, उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं, लंबे टाइम तक चल सकता है, कॉपीराइट कभी चेंज नहीं। ये भी शायद 20 ईयर्स में रिन्यू करवाना पड़ता है, बट पेटेंट लॉन्ग टाइम के लिए होता है, शायद जब तक क्रिएटर मर नहीं जाए, है ना। म्यूजिक वगैरह में तो ये भी होता है कि, है ना, कॉपीराइट अगर क्रिएटर के नाम पे है वो मर जाता है, उसके बाद ही होता है, या फिर कंपनी के नाम है तो वो कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, कंपनी हमेशा उसको रिन्यू करा के रखती है। जैसे टी सीरीज़ वगैरह है ना, हाँ, तो उसका वो जो म्यूजिशियंस हैं वो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो टी सीरीज़ के कॉपीराइट के अंडर है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेड सीक्रेट्स होता है। ट्रेड सीक्रेट किसी प्रोडक्ट को बनाने के अंदर जो सीक्रेट्स हैं, उसके फॉर्मूलाज हैं, उनको वो सीक्रेट रख सकते हैं, वो उनको रिवील नहीं कर सकते। लाइक, है ना, कोका कोला का जो फॉर्मूला है वो रिवील नहीं करते हैं। लाइक, है ना, इसमें कुछ, है ना, मैगी हो गया, है ना, मैगी का जो मसाला है उसका जो फॉर्मूला है वो उसको छिपा सकते हैं, केवल इंग्रेडिएंट्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स बता सकते हैं और लेबोरेटरी टेस्ट के लिए दे सकते हैं गवर्नमेंट के कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, बट वो कितना उनका रेशियो वगैरह है वो सारा वो बताते नहीं है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट। और ये ट्रेड सीक्रेट अगर कोई चोरी, मतलब उसको उसको है ना, उसको लेता है, चोरी से ले लेता है, तो उसके ऊपर भी केसेस बनते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। दीज आर ट्रेड सीक्रेट राइट्स। लिखे हुए आते हैं, लेकिन उनको क्या रेशियो है, कितना उनको, नहीं नहीं, जहाँ ट्रेड सीक्रेट अप्लाई हो जाता है ना, वहाँ रेशियो रिवील करना जरूरी नहीं होता। जैसे मैगी मसाला पे नहीं लिखा रहता है, कोको कोला पे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, लेकिन कैसे बनाया है, कितनी कितनी क्वांटिटी है, कितना उसको गर्म किया, वो सारे प्रोसेस है, वो उनका हाँ, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वो बताने के लिए, है ना, लेकिन बाकी ओवरऑल पूरा फॉर्मूला वो हमेशा छिपा के रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। नहीं नहीं, इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या है उसके अंदर, है ना, लेकिन और उसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए दे देते हैं गवर्नमेंट को, ताकि उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका पता चल सके। बाकी, है ना, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? हाँ, 50-60 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। हाँ, ये, हाँ, अब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्ट, हाँ, जीआई टैग, कोई एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया के साथ उसकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। सो उस पर्टिकुलर एरिया की पहचान और उस प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी है वो दोनों आपस में इतनी जुड़ी हुई है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। और उसके बाद फिर जब किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है, सो अब उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं ले सकता है, पेटेंट वगैरह नहीं ले सकता है। सपोज जैसे बीकानेरी नमकीन, सो अब ये बीकानेरी नमकीन बीकाजी की, इसके ऊपर कोई पेटेंट, है ना, हाँ, बीकानेरी भुजिया है, उस पर बीकाजी का कोई पेटेंट नहीं है, ये पूरी उस एरिया से जुड़ी हुई है, तो उस एरिया का हर प्रोड्यूसर इसको बीकानेरी भुजिया नाम से बेच सकता है। सिमिलरली, है ना, कोई एक प्रोडक्ट है जैसे कश्मीरी पश्मीना शॉल, सो अब कश्मीर के सभी जो शॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो पश्मीना शॉल के नाम से बेच सकते हैं, कोई एक पश्मीना शॉल के ऊपर कोई पेटेंट या कोई राइट नहीं लेगा। सो दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और ये उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के सभी प्रोड्यूसर्स के राइट्स को उसके ऊपर से प्रोड्यूसर्स के राइट्स को उसके ऊपर प्रोटेक्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और ये क्यों दिया जाता है? तो किसी एरिया की किसी आर्ट फॉर्म को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल उसको पहचान दिलवाने के लिए, और उसके इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। लाइक उड़ीसा, कलकत्ता का, उड़ीसा का रसगुल्ला, सो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये दोनों रस, है ना, वो भी रसगुल्ला है, वो उड़ीसा का है। सो नहीं नहीं, गुलाब जामुन, अरे
गुलाब जामुन डार्क ब्राउन कलर का होता है। अब उड़ीसा को मिला हुआ है। हाँ फिर उड़ीसा ने लेकिन फाइनल राइट्स उसमें उड़ीसा के हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है जीआई टैग उड़ीसा को मिला हुआ है। हाँ वेस्ट बंगाल का भी वो कहते हैं कि हमारा प्रोड्यूस है, ये हमारी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वो बहुत लंबी टसल चली थी, आई थिंक उड़ीसा को मिल गया था ये। चेंजेस है, वो चेंजेस इस इमेज में आपको दिखाने की कोशिश की है। ओके ओके है ना, ठीक है। हाँ वेस्ट बंगाल का है, इवन बीकानेर के रसगुल्ले भी बहुत फेमस है ना। सो राजस्थान में बीकानेरी रसगुल्ले बहुत फेमस है। ठीक है हाँ चलिए चलिए चलिए, है ना, ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है, इसलिए मैं इसको लाइटली इसको निकाल रहा हूँ। ठीक है देन फिर नेशनल पॉलिसी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2016, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये नेशनल पॉलिसी है, तो ये क्या कर रही है, तो आईपीआर के रिगार्डिंग अवेयरनेस बना रही है। इंडिया में आईपीआर को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट कर रही है। ठीक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा रही है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। देन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सो आईपीआर का कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर, ये सब पीपीटीज आपको मिल जाएगी, नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है इन्फोर्समेंट, जो आईपीआर राइट्स है उनको इन्फोर्स करना, कि अगर कोई उनको तोड़ रहा है तो जस्ट उसको कंट्रोल करना, तो इन्फोर्समेंट के बिना कोई राइट या कोई लॉ काम नहीं करता है। सो इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करवाती है, और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इस फील्ड में बढ़ाने का काम कर रही है। देन फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो इसका है क्रिएटिव इंडिया नाम से टैगलाइन करके, इंडिया को क्रिएटिव बनाने के लिए कि भाई आपके आईपीआरस प्रोटेक्टेड हैं, सो डू सम इनोवेशंस, है ना, इनोवेशंस कीजिए, हम आपके आईपीआरस को प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरह से इन्होंने टैगलाइन दी है। ठीक है और ये फाइनेंशियल एड का भी करती है, आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक्स वगैरह के लोन्स फंड्स, ये सारा इसके प्रोविजन करती है। ठीक है और इसके जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है आईपीआर से रिगार्डिंग, और आईपीआर ओनर्स को एम्पावर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करती है। ठीक है इसमें जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, दिस इज द मॉनिटरिंग बॉडी रिगार्डिंग द आईपीआर। ठीक है आईपीआर से रिगार्डिंग, हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट से रिगार्डिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाने का प्रोविजन। ठीक है आईपीआर जो है एक्शन, जो आईपीआर वायोलेशन के अगेंस्ट एक्शन वगैरह के प्रोविजन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है ये सारी बातें हैं इसके अंदर। हाँ 16 नहीं, इससे पहले लॉज तो थे, लेकिन एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर इसको बनाए। नहीं 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 कानून तो था ही ना, कानून तो था, बट पॉलिसी, कानून एक कानून बना के मैंने छोड़ दिया। पॉलिसी बनाने के बाद आप लोगों के जिम्मेदारियां फिक्स करते हैं, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ स्कीम्स उस चीज को प्रमोट करने के लिए। कानून के अंदर स्कीम्स वगैरह नहीं, जैसे फंडिंग की कानून में स्कीम नहीं है, बट यहाँ पर हम फंडिंग की भी है, हम एक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च कर सकते हैं। तो पॉलिसी और ज़्यादा वास्ट टर्म है, ज़्यादा। ठीक है ये है। ठीक है अब इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आप लिख सकते हैं, जो अगर कॉपीराइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओनर्स के जो है इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। ठीक है उनके इंटरेस्ट सेफगार्ड होते हैं, तो इंडिया में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा तो इकोनॉमी में नए प्रोडक्ट्स आएंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, कंज्यूमर्स को बेटर प्रोडक्ट्स, मार्केट में ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस मिलेगी तो बेटर प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनको। तो इस तरीके से आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं, ये सब जो है। ठीक है ये सारे सेमीकंडक्टर्स वगैरह के सारी इंडस्ट्रीज के डिज़ाइंस, चिप डिज़ाइंस, ठीक है उन सब के लिए इंडस्ट्रियल, ये सारा मतलब डिटेल्ड इसमें
ये बातें हैं. सो दिस इज IPR पॉलिसी ऑफ इंडिया. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, कर दें क्लोज. ये IPR पॉलिसी ऑफ इंडिया. चलिए देखिएगा, पढ़िए इस क्वेश्चन को. हो पा रहा है? राइट, गुड. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी बुक में या कहीं भी, जब इससे पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के डिस्कस होने से पहले की बात करें तो हर जगह स्टार्स के टाइप्स, नेबुला वगैरह सारा था. सेफाइड जो थे इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं देखने को मिला था. सो ये उस साल न्यूज़पेपर में द हिंदू के साइंस एंड टेक के पेज में आया था. सो वहां पर बिटवीन द लाइन एक वर्ड को पिक करके उन्होंने क्वेश्चन कर लिया था. तो इस तरीके से मतलब जस्ट ये जो पीपीटीज दिखाने का मेरा, ये पीपीटी डिस्कस करने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं आपसे ये चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दें या मैं आपको इनका सॉल्यूशन आपको बता दूं. नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है जो क्लास फर्स्ट से मैं आपको बताता रहा हूँ कि आपको अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस में सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा. वो पॉइंट यहाँ पर बार बार प्रूफ होता हुआ दिखेगा. पढ़िएगा, पढ़ पा रहे हैं? ये हो गया. हाँ, जो क्वेश्चन हो गया हम उसको स्किप कर सकते हैं. ये भी हो गया था आई थिंक, नहीं हुआ था, करिए. अब देखिए यहाँ पे जनरल साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स है, उनका एक मिक्स क्वेश्चन बना के आपके सामने रखा गया है. राइट, डी. जस्ट आपको अपना जो जनरल साइंस ऑप्टिक्स का जो है 9th-10th का एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, वहां पर आपको एक कॉमन सेंस डेवलप होगा ना, एंड देन फिर उससे आप टिक लगा देंगे. ठीक है, ये बात यहां पर दिखाना चाहता था मैं आपको. ये वाला पढ़े, बायोटेक से रिलेटेड क्वेश्चन है. मिस हो गया? नहीं है, नहीं, डबल क्लिक नहीं. हाँ, देखिएगा देखिएगा. उस टाइम के करंट अफेयर्स से बिटवीन द लाइन क्वेश्चन है ये भी, द हिंदू के साइंस पेज से लिया. हाँ, यस, ओनली 2. कौन कौन से सही है? सेकंड सही है और थर्ड सही है, फर्स्ट सही है ना. थर्ड थर्ड गलत हो जाएगा इसके अंदर, है ना. ये इंक्रीज नहीं करेगा. फर्स्ट सही है, इसको बनाया गया था जो फिश एक्वाकल्चर है उसमें से जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है उसको हटाने के लिए, ताकि पानी का यूट्रोफिकेशन नहीं हो सके. ठीक है, उसको पानी को क्लीन करने के लिए. सेकंड सही है, अमोनिया को हटाने का काम कर रहा था ये, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे. और थर्ड गलत हो जाता है. सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स. सो यहाँ पर जस्ट मैं आई वांट टू प्रमोट यू टू रीड द हिंदू. ठीक है, इसे देखिए. अब ये एक आपसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता हूं ये क्या है, जस्ट एक साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल वोकेबलरी आपको डेवलप करनी होगी. यस, ठीक है, सही है. तो आपको जस्ट वोकेबलरी डेवलप करनी है इस तरीके से. वॉल्बेकिया क्या है, और एक बार फिर से ये जो फिर से डिस्कशन में है ये. ठीक है, इस साल भी ये डिस्कशन में बना हुआ है. बताएं.
को, हाँ हाँ डी सही, ठीक है ना। हमने टी सेल एंड बी सेल को काफी डिटेल में कल डिस्कस किया था। देखिए आप, कल हमने काफी सर्वोत्तम, बेस्ट, बेस्ट डिस्क्राइब, बेस्ट डिस्क्राइब सही। अगर आपको सारे सही लग रहे हैं तो उनमें से बेस्ट कौन सा है? बी सेल और टी सेल को हमने किस कॉन्टेक्स्ट में कल डिस्कस किया था? इम्यूनो सप्रेसेंट तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। इम्यूनो सप्रेसेंट क्या होते हैं कि ऐसे ड्रग्स जो आपकी इम्यूनिटी को कम करने का काम करे। तो ये बी सेल एंड टी सेल इम्यूनिटी कम करते हैं या बढ़ाते हैं? ये तो बढ़ा रहे हैं ना। ऐसे ड्रग्स होते हैं, वो क्यों दिए जाते हैं? सपोज किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, तो मैंने कल आपको बताया था कि टी सेल्स जो होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बॉडी में जो है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को एक्सेप्ट करने से रोकती है। सो टी सेल को सप्रेस करने की जरूरत है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाने शुरू कर देते हैं ऐसे पेशेंट्स को। इसके अलावा जिनको ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी उनकी बॉडी उन्हीं के किसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना रही है, सो ऐसे डिजीजेस में भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। तो ये तो एकदम अपोजिट चीज होगी, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, सारे तो हो ही नहीं सकते, ये गलत हो गया, ठीक है। दर्द और मीन्स ये जो पेन एंड इन्फ्लेमेशन है इसको भी नहीं, ठीक है। देन फिर है ना जो एलर्जी, ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी कर रहे होते हैं उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, बट बेस्ट इज पैथोजेंस के लिए, ठीक है। बायोफिल्म, राइट, ठीक है, तीनों सही है। बायोफिल्म्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब इम्प्लांट्स होते हैं तो वहां पर बैक्टीरियाज की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स और मिक्स, हाँ, जैसे लाइक कोई इम्प्लांट हुआ, डेंटल इम्प्लांट हो सकता है, ठीक है, या फिर बोन के अंदर जो इम्प्लांट किए जाते हैं उनमें फिर कई बार बैक्टीरियाज इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर जो स्पेशली नी इम्प्लांट्स होते हैं वहाँ पर अगर जरा सा भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर बायोफिल्म डेवलप हो जाती है और इम्प्लांट फेल हो जाता है। सो वहाँ पर ऐसा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो, हाँ, कोई भी अगर पैथोजन चला गया गलती से भी तो फिर वो डेवलप हो जाता है। राइट, ठीक है। अगेन कर, हाँ, करंट अफेयर्स को जस्ट सही आंसर नहीं कर रहे थे, कर पा रहे हैं, नो इशू, बट आपको ये देखना है कि कैसे करंट अफेयर्स को और जनरल टॉपिक्स को आपस में जोड़ा जाता है। बायोफिल्म में भी आपने देखा, यहाँ भी आप देख सकते हैं। प्रोबायोटिक्स, आपने कभी ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं और वो आपकी गट हेल्थ को बढ़ाने के लिए, जैसे याकूट वगैरह दिए जाते हैं, दीज आर प्रोबायोटिक। या फिर कभी डायरिया हो जाता है तो उसके लिए आपको लेक्टोज की एक टेबलेट दी जाती है ना, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरियाज दिए जाते हैं, बच्चों को भी दिया जाता है गट्स के लिए। तो दीज आर काइंड ऑफ मेडिसिन होती है, ठीक है ना। वन इज राइट, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। टू इज, ठीक है, यस, नहीं 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 नहीं, यस, एक मिनट एक मिनट, सेकंड गलत हो रहा है, थर्ड सही है, नेचुरल शुगर्स को गलत है ये। हमारी गट के अंदर ऐसे प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज मिलते हैं जो कि है ना फूड प्रोड्यूस से कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन लाइक विटामिन डी, शुगर्स, इन सबको है ना डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हाँ, ये भी मीन्स, अब इसमें सही आंसर क्या है, मीन्स आपको कैसे वर्ड्स, एक छोटे से वर्ड को उठा के, है ना, जो उस टाइम करंट अफेयर्स में था उसको, अरे हाँ, इट्स ए जीन, इट्स ए नेम ऑफ ए जीन, ठीक है, जीन ए, राइट, ठीक है। ऑल फंगस भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नैनोटेक,
ठीक है, कर पा रहे हैं बोथ, है ना, रिसाइकल भी किए जा सकते हैं। हाँ, रीयूज मतलब इनका जो प्रोड्यूस है अगर वो यूज में नहीं है तो उनको निकाल करके फिर रिसाइकलिंग की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट गलत है, नेचर में भी नैनो पार्टिकल्स मिलते हैं, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था एरोसोल्स का, है ना, एरोसोल्स का मैंने बताया था, है ना, तो सो फर्स्ट गलत है, सेकंड एंड थर्ड राइट है ना, तो ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए आपको, मतलब ओवरऑल अपना कॉमन सेंस डेवलप, अब ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कार्बन नैनो ट्यूब्स, ऑल ऑल सही है, ठीक है ना, कैपिलरी बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स बताए नहीं थे, ग्रेफीन बताया था, देन ग्रेफीन से जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कार्बन नैनो ट्यूब्स, और उनके मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं मेडिकल साइंस में, लाइक है ना, पेनलेस सिरिंजेस, कैपिलरीज, है ना, आर्टरीज, है ना, जो है वेन्स बनाने में इनका यूज हो सकता है, और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन यू फर्स्ट ड्रग्स एंड एंटीजन कैरियर्स ऑफ एंटीजेंस एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस, मीन एंटीजन आप दे रहे हैं तो मीन्स आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो सो सिरिंज, है ना, एंटीजन देने का मतलब है आप वैक्सीन दे रहे हैं, एंटीजन इज हार्मफुल, सो आप इम्यूनिटी डेवलप करना चाह रहे हैं एंटीजन दे के, सो ये वैक्सीन्स की ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्म में या फिर किसी इंजेक्शन के फॉर्म में, ड्रग्स इंजेक्शन और वैक्सीन मीन्स एंटीजन दिए जाए। यस, तो एंटीजन कल हमने क्या डिस्कस किया था कि एंटीजन क्यों दिए जा रहे हैं, सपोज मुझे एक वायरस का वैक्सीन देना है तो मैं पूरा वायरस डेड या वीक फॉर्म में देने की बजाय उसका एंटीजन ही दे दूं, तो आपका बॉडी उस एंटीजन को रीड करके एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, तो एंटीजन भी एज ए वैक्सीन दिए जा सकते हैं। सो यहां पर इंजेक्शन एंड वैक्सीन की डिलीवरी के लिए, वैक्सीन मटेरियल की डिलीवरी के लिए यूज किया जा सकता है। ये देखिएगा, ये तो हो गया, हटा नहीं है, क्या चाह रहा है ये, नहीं नहीं वही नहीं है, ये हो गया, हाँ नहीं नहीं रिपीट नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हुआ, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 3.0 में इंट्रोड्यूस हो रही थी ब्लॉकचेन, है ना, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऑल सभी सभी सही है। 4.0 में विथ, हाँ विथ इमोशन में, हाँ ब्लॉकचेन बेस्ड 3.0 था, ठीक है, और फिर ये सारे ऑल सही, ब्लॉकचेन जहाँ पर जैसे 3.0 में ब्लॉकचेन जैसे ही आया है तो फिर सभी है ना, उसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, आप अपने डेटा को खुद से मैनेज कर सकते हैं, सो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। राइट, ठीक है, एस एस, ठीक है, ये देखिए ये हो गया था, इसके इसके नीचे, हाँ क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटिंग, नेक्स्ट, ठीक है, तो इस तरीके से एक मिनट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड। आरएफआईडी, आरएफआईडी तो शॉर्ट के लिए था ना, फास्ट फास्टैग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए था ना ये तो। हाँ आरएफआईडी, इंफ्रारेड था, हाँ नियर फील्ड कम्युनिकेशन था, एंड आरएफआईडी था। ये शॉर्ट के लिए थे जो कुछ मीटर्स में ही काम करते हैं। रेडियो लॉन्ग में आता है आरएफआईडी जो टेक्नोलॉजी है, आरएफआईडी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, दैट इज फॉर शॉर्ट शॉर्ट। वन टू थ्री फोर तो कोई है ही नहीं। टू थ्री फोर है, हाँ लाइट है तो वो नहीं होगा, है ना, लाइट की वजह से वो नहीं होगा, टू थ्री फोर ठीक है। फर्स्ट का अगर आपको डाटा याद भी नहीं है तो भी आप टू थ्री फोर लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हाँ इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यस यस यस, इट्स नॉट फॉर लॉन्ग रेंज, 134 इज राइट। नहीं नहीं, ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, ये वायर्ड बेस नहीं है, ठीक है। ये विजिबल लाइट है, यानी आपकी जो लाइफ फाई टेक्निक है उसके थ्रू है। सो 134 इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट वन, मतलब नहीं नहीं, वो तो आप इंटरनेट नेटवर्क से कर रहे हैं सारा काम। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप सारी चीजें इंटरनेट नेटवर्क पे जुड़ी हुई है, वहां पर लाइट कम्युनिकेशन का कोई काम नहीं है। आपकी लाइट्स बंद कर रहे हैं आप इंटरनेट के थ्रू कमांड दे करके, यानी आपकी लाइट फाइनली इंटरनेट, उसका जो स्विच है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ये देखिएगा, करेक्ट पूछ रहा है वो, ओनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा ना, क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। वन ओनली है आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग एंड थर्ड इज रॉन्ग। सो ए, विदाउट एनीबॉडीज परमिशन कोई कुछ नहीं करता, एवरीबॉडीज परमिशन इज नीडेड। यही हमने ब्लॉकचेन में देखा था ना। नैनो, नैनोमीटर, फिर उतना वो, फ्रीक्वेंसी फिर 275 की होगी। जितना छोटा होगा वेवलेंथ उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। वीएलसी का कितना बताया आपने? 375, और दूसरे का कितना बताया? तो 375 छोटा है या 275? ये हो गया, नहीं हुआ? नेक्स्ट, डी जो है यहाँ पर दिख रहा नहीं है, यहाँ पर दिख रहा। एक मिनट, क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है?
अग्नि 5 is है ना, वन ओनली, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल, हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट भी तो गलत आ रहा है ना, इज जेट प्रोपेल्ड। क्रूज मिसाइल इज जेट प्रोपेल्ड एंड बैलिस्टिक मिसाइल इज रॉकेट प्रोपेल्ड, है ना। तो डी आंसर आ रहा है इसका, है ना, डी आंसर आ रहा है। हट नहीं रहा है क्या? हो गया, अरे ये दो, नहीं 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 और है उसमें। अरे रुको, ये बंद कैसे हो गया? अभी हैं और कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी डाले थे मैंने उसमें। ये लास्ट 5 इयर्स के। ये हो गया था, ये करते, ये क्या था? हाँ, जस्ट उस वर्ड को पकड़ के उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। उस साल चाइना ने टेस्टिंग किया था मिसाइल का। सी, ठीक है। एक मिनट रुको, मुझे देखने दो, मैं पढ़ लेता हूँ। प्ले करने पे फिर वो प्रॉब्लम आ रही है ना बार बार, और बड़ा कर एक सी मिसाइल दैट पुट स्टेबल ऑर्बिट, यस यस, इट्स ए मिसाइल जो ऑर्बिट में जाती है, पार्शियल ऑर्बिट लेती है, हाँ ना, एंड देन फिर बॉम्ब्स को अपने टारगेट के ऊपर परपेंडिकुलरली गिरा देती है। हाँ ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन फिर अब इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, इन पे ध्यान दीजिए और अपना कॉमन सेंस से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाइपोलर, हाँ डाइपोलर मीन्स इसमें पोल्स होते हैं, जो भी लाइक जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो आयंस में टूटते हैं। सो इसमें दो पोल्स होते हैं, प्लस एंड माइनस का दो पोल्स। ए बाइपोलर की वजह से जो है ये किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर आयंस में तोड़ करके और देन उसको डिसॉल्व कर, सबसे ज्यादा ये कर सकता है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल। और भी सब्सटेंसेस है उनका भी होता है, बट इसका मैक्सिमम, इसका इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है, यूनिवर्सल। इसके बाद बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है, एक्वेरेजिया वगैरह है, वो भी होते हैं। हाँ डिसॉल्व भी करते हैं और इनको मींस आयंस में भी तोड़ते हैं, बट वाटर जो होता है यूनिवर्सल होता है, इसमें सब जो भी सब्सटेंस होते हैं वो आयंस में टूट करके इसके डाइपोलर नेचर की वजह से इसमें मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए देखिए इसको, डी देखिए सोडियम लैंप 360 डिग्री करता है, एलईडी नहीं करता। एलईडी की लाइट सामने की तरफ जाती है, आपको फील होता है कि 360 डिग्री कर रहा है,
बट वो रियल में नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू उसके पीछे चली जाती है लाइट्स। बट जो एलईडी लाइट्स होती है उसकी यूनि डायरेक्शन होती है, ठीक है, जबकि सोडियम लाइट्स अपनी लाइट को 360 डिग्री में फैला देती है। इसलिए आप देखेंगे जहां पर स्ट्रीट लाइटिंग होती है, जो बड़ी लाइट्स होती हैं, वो सोडियम लैंप लगाए जाते हैं ताकि वो हर डायरेक्शन में लाइट को इवनली जो है फैला सके। जबकि एलईडी में, हाँ, अभी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट्स जाते हैं तो आपको सोडियम लाइट्स मिलेंगे एयरपोर्ट पे लाइटिंग के लिए, जो बाहर, अंदर नहीं, अंदर तो एलईडीज होती है, बट आप बाहर देखेंगे ना, जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स वगैरह खड़े होते हैं वहाँ पर सोडियम लाइट्स होती है जो ऑरेंज सी रोशनी देती है ना। तो एलईडी एक डायरेक्शन में डालती है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर एलईडी की लाइट ज़्यादा फील हो रही है, उसके साइड में कम फील होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ये टंगस्टन फिलामेंट्स और उसके अंदर वेपर होती है सोडियम की, उससे उससे कहा नहीं नहीं, वो लट्टू अलग होता है ना, बट उससे भी बेटर उसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। यस, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सोडियम लैंप्स में ज़्यादा होता है, एलईडी में कम होता है। वो सारी एलईडीज ही है। पहले सोडियम होती थी बट सबको एलईडी से रिप्लेस कर दिया, बट बिकॉज सोडियम में कंजप्शन ज़्यादा है, एलईडी में कम है, बट एयरपोर्ट में अभी भी रिप्लेस नहीं किया है। बहुत ऊंची जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, अभी आप जैसे जाएंगे ना, जैसे जयपुर के जो इंटरनल एरियाज है, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ या बड़े सर्किल्स हैं, स्टैचू सर्किल वगैरह, वहाँ पर सब जगह एलईडी मिलेगी। हाँ, है ना, एयरपोर्ट में अभी भी एलईडी से रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि 360 डिग्री विजन मिलने की वजह से एयरक्राफ्ट्स को सोडियम लाइट्स की जरूरत होती है, तो इसलिए वहाँ पे एयरपोर्ट में आज भी आपको सोडियम ही मिलेगी, क्योंकि वो प्रॉपर विजन देता है ना। देखिए, और रीजन आएगा एयरपोर्ट पे सोडियम क्यों होता है, उसका दूसरा रीजन होता है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रीट लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ देन एलईडी। एलईडी की लाइफ ज्यादा होती है स्ट्रीट लैंप्स की, जो हाँ हाँ हाँ, तो वो खराब हो जाता है। जबकि एलईडी लैंप्स की लाइफ ज्यादा होती है, अब तक सबसे ज्यादा लाइफ एलईडी लैंप्स की होती है। थर्ड स्टेटमेंट सही है, सोडियम लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट देती है, यानी उसमें एक ही कलर होता है, 7 कलर्स नहीं होते विबग्योर के, और एलईडी व्हाइट कलर देती है तो वो उसमें 7 कलर्स होते हैं। अब इस, हाँ, येलोइश और, हाँ, येलो और ऑरेंज देता है। हाँ, तो वो ये दो रीजन है जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स पे अभी भी सोडियम लाइट्स यूज की जाती है। एक तो मल्टी कलर्स नहीं होते हैं, तो फास्ट स्पीड से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसको कलर इल्यूजन नहीं होगा, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट की वजह से कलर इल्यूजन होना शुरू हो जाता है किसी भी पायलट को। लॉन्गर लाइफ इसलिए नहीं होती है, इसमें टंगस्टन का जो ट्रेडिशनल फिलामेंट यूज होता है, और ये फिलामेंट जरा सा ब्रेक होते ही ये लैंप बेकार हो जाता है। दूसरा रीजन, पहला रीजन तो ये है कि ये 360 डिग्री में लाइटिंग करती है, सो एयरक्राफ्ट्स के लिए बेटर है, ठीक है। सेकंड इस रीजन ये है कि ये मोनोक्रोमेटिक होती है, इसमें मल्टीपल कलर्स नहीं होते हैं, सो डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, तो डॉपलर इफेक्ट क्रिएट नहीं होता है फास्ट स्पीड एयरक्राफ्ट पे। अगर उसमें कलर चेंज या कलर इल्यूजन होना शुरू हो जाता है पायलट को, उसमें आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिखाई, जैसे आप अगर किसी लाइट सोर्स के पास आ रहे हैं ज़्यादा स्पीड के साथ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको अलग महसूस होगी, रियल में कुछ और होगी, सो इससे कलर इल्यूजन होता है पायलट को। सो ये नहीं हो इसलिए एलईडीज यूज नहीं किए जाते हमेशा। हाँ, ऐसा कुछ होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से है ना, एलईडी बल्ब अभी भी एयरक्राफ्ट जो एयरपोर्ट से वहाँ पे यूज नहीं किए जाते हैं। हाँ, स्टेडियम्स में अब एलईडी लग रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, एयरक्राफ्ट में सिक्योरिटी का मैटर है, इसलिए ये पढ़िएगा। अब आप उसमें जस्ट उस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका सही आंसर बताना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। उस क्वेश्चन में मेरा मकसद ये था कि कैसे आपने 10th क्लास की अगर एनसीईआरटी से अगर लाइट वाला चैप्टर पढ़ रखा है और थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। जस्ट ये बताना मेरा ऑब्जेक्टिव था, इसको सॉल्व करवाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब देखिए, इसको और सॉल्व करके बताइए। कॉमन सेंस यूज करनी है आपको, साइंटिफिक कॉमन सेंस अगर डेवलप हो रही है तो। अब देखिए, ऐसे मारे जाएंगे आपके ढक्कन के वेट से क्या,
प्रेशर इकट्ठा ढक्कन के वेट से नहीं होता, ढक्कन को तो उसके अंदर फिक्स करके आप यूं खींच देते हैं तो अपने आप बन जाएगा प्रेशर। ढक्कन का वेट का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। हाँ नहीं नहीं हाँ राइट राइट, कैपेसिटी अलग चीज है, यहाँ पर वेट का क्या लेना है। फ्लेम का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो होल है उसका एरिया इंपॉर्टेंट है कि कितनी गैस वो रिलीज कर रहा है, कितना प्रेशर, अगर कम कर रहा है तो फिर प्रेशर जल्दी बनेगा, सो है ना, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट काम करेगा। सो 1 और 2 है। और यही क्वेश्चन एग्जाम के प्रेशर में जब आपके सामने आएगा ना, तब ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया। जस्ट सिंपल थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी थी आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम का जो प्रेशर होगा ना, जब आप 1 या 2 साल अपनी लाइफ के दे चुके होंगे और उसके बाद प्रेशर में बैठेंगे ना एकदम, तो प्रेशर कुकर आपको फील होगा अपने सिर के अंदर, है ना। सो आप देखेंगे ये क्या है, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था और बात हो जाती है। जस्ट आपको एनसीईआरटी एलिमेंट्री लेवल पर पढ़नी है, हीट, है ना, उसमें लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट वगैरह वो सारा आपको पढ़। हाँ हाँ बताएं, बायो जिनका सब्जेक्ट है एटलीस्ट। राइट राइट, ठीक है, तो 1 और 3 राइट है ना। थर्ड कैसे सही, वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, बट वो प्लांट में बड़ा वैक्यूल बन जाता है। एक एक वैक्यूल होता है जो पूरी सेल का मेजर पार्ट आप सेल के अंदर ही बनता है, सेल के अंदर ही होता है, लेकिन इतना बड़ा होता है उसके अंदर प्लांट लिक्विड्स जो होते हैं, लाइक आपने कभी संतरा खाया है, उसको ये ओपन करेंगे तो वो पूरा एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसके अंदर कंप्लीट जो उसका जूस है वो। सिमिलरली आपने कभी वाटरमेलन खाया है, उसमें सेल को अगर आप ध्यान से देखेंगे या नॉर्मल लेंस भी लगाएंगे ना तो आपको सेल दिख जाएगी। तो उस वो इतनी बड़ी क्यों हो जाती है सेल, क्योंकि वाटरमेलन का जो वाटर है वो उस वैक्यूल में एक्यूमुलेट हो जाता है। सो सेल थोड़ी सी बड़ी और राउंड शेप में आपको आराम से, इवन अगर आपकी आंखें तेज है तो उसको आप देख सकते हैं कि वो दिख रही है। हाँ कुछ मतलब, है ना, बड़ा साइज वैक्यूल बहुत सारे होने की बजाय एक हो जाता है और बहुत बड़ा होता है लार्ज वैक्यूल। सो 1 और 3 इज राइट। एक इसलिए होता है कि वो एक सिंगल बॉडी बन जाता है जो प्लांट का जो लिक्विड्स है उनको स्टोर करने के लिए, जूसेस वगैरह होते हैं, है ना, प्लांट के जो भी लिक्विड्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। सो 1 और 3 इज राइट। हो गया आई थिंक। और है मेंस के क्वेश्चन तो वैसे साथ में हम डिस्कस कर चुके थे। सो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करेंगे, लिखेंगे, ये आप करेंगे, ठीक है। सो जैसे डायरेक्ट जो है व्हाट इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना है, व्हाट इज, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, देन फिर ये कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल डायग्नोसिस में आपके हेल्प कर सकती है, ठीक है, और क्या प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज है, यानी इसको आपको एनालाइज करके बताना है, ठीक है। देन फिर ये जेम्स वेब पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एआई पे जेम्स वेब टेलीस्कोप, यानी आपको करंट अफेयर्स पर कैसे आपको नजर रखनी है वो आपको इंडिकेट करता है। सिमिलरली एआई पे अगेन, है ना, फिर से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, इस साल नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो था उस टाइम कोविड वगैरह था, तो उसमें वैक्सीन का बेसिक जो है प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। देन फिर जो है वैक्सीन कैसे काम करते हैं, तो पूरा मैकेनिज्म हम स्टडी कर चुके हैं, हाउ वैक्सीन वर्क, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन। सो मेमोरी सेल का जब तक आप उसके अंदर आप करेंगे पूरा, है ना, मेमोरी सेल का अकाउंट लेंगे, देन फिर आप कैसे वर्किंग हो रही है वैक्सीन की वो आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। व्हाट अप्रोचेस, फिर कोविड में कौन कौन सी अप्रोचेस है, तो हमने 2 अप्रोचेस देखी थी, 2 अप्रोचेस, mRNA एंड वायरल वेक्टर वैक्सीन। सो उन दोनों अप्रोचेस को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन फिर S-400 है, तो ये दूसरों से बेटर कैसे है, तो ये किस तरीके से, उसके सारे स्पेसिफिकेशंस आपको बताने हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम, है ना, इसके स्पेसिफिकेशंस जो है डिटेल में उस टाइम जब इंडिया ने उस टाइम जब उसका रशिया के साथ डील की थी, सो उस टाइम
द हिंदू में एक पूरा ग्राफिक्स के थ्रू बताया गया था कि S-400 कैसे वर्किंग करता है सर। हाँ, रशिया के साथ की हुई इंडिया ने। क्या क्या हुआ? रशिया रशिया के साथ है, फ्रांस का इसमें कोई वो नहीं। राफेल फ्रांस के साथ है। S-400 मल्टीपल टारगेट्स को करती है, ठीक है। इसमें एडवांस रेडार्स यूज किए जाते हैं, वो सारा स्पेसिफिकेशंस जो है, मींस मेरा कहने का मतलब है कि कैसे आपको करंट अफेयर्स को फॉलो करना है और कैसे डायरेक्ट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ऐसी ये बात। और जनरल कॉन्सेप्ट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है, नेक्स्ट है फील्ड ऑफ अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में क्या, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बायोटेक में अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या है वो सारा हमने देखा है। देन फिर जो है हाउ ये पुअर सेक्शंस को कैसे अपलिफ्ट करने में हेल्प करने वाली है, ये सारा जो एप्लीकेशंस जो हमने पढ़े थे ना, वो सारा आपको बताना। देन फिर ये भी फिर डायरेक्ट नोबेल प्राइज उस साल का, नोबेल प्राइज जब भी दिए जाते हैं आपको हमेशा उनका पूरा डिटेल्स, कहीं से आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अपने पेजेस में नाम, अगर आप साइंटिस्ट का नहीं भी याद रख पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम तो ये याद दिला देगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया ना नाम, तो हमें साइंटिस्ट का नाम अगर याद नहीं भी है तो भी आप उसने क्या इन्वेंशन की है, वो उस इन्वेंशन की क्या मैकेनिज्म है और क्या उससे बेनिफिट्स हुए हैं। नोबेल प्राइज हमेशा वो सारा डिटेल्स बतानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, इन्वेंशन ऑफ ब्लू एलईडी, हाउ दिस इन्वेंशन इम्पैक्टेड एवरीबॉडी एवरीडे लाइफ, है ना, ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एवरीडे लाइफ में ब्लू एलईडी कैसे इंपैक्ट कर रही है हमारी लाइफ में, वो सारा आपको डिटेल में, वो सारा आर्टिकल्स फॉर्म में आपको हमेशा करंट अफेयर्स में मिलेगा। इसलिए लाइक कोई भी नोबेल प्राइज दिया जाता है तो उसका कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस प्लीज किसी कोचिंग का जो बुलेट पॉइंट्स है वहां से उठाने के बजाय आप द हिंदू से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, या इंडियन एक्सप्रेस के साइंस जो एक्सप्लेन पेज है वहां से पढ़ेंगे तो अच्छा है। वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से बनते हैं। दैट इज द थिंग, ठीक है। एंड देन फिर व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, बेसिक वो सारा हमने बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, तो वो। एंड देन फिर हेल्थ सेक्टर में कैसे नैनो टेक हेल्प कर रही है, सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक। और 150 वर्ड आप आराम से इसमें ले जा सकते हैं। सो आपको ये ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, है ना। साइंस कैसे हमारी लाइफ में, मतलब यहाँ पे आपको फिलोसॉफिकली आपको, मतलब आप आराम से, अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है तब भी आपने 12th तक तो पढ़ाई की है ना, डेली लाइफ तो जानते हैं, अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। 150 वर्ड लिखना कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं। देन फिर एक मिनट, इंटरवोवन मीन्स कैसे हमारी लाइफ में साइंस अंदर तक पेनेट्रेट करके इंटरवोवन जुड़ी हुई है, हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। वो जैसे फैब्रिक धागों के कपड़ों में आपस में जुड़े हुए होते हैं, देन फिर वो कपड़ा बनता है। सो दिस इज, है ना। एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड बाय द, अब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आए हैं वो आप दिखाने, तो बायोटेक से आप कवर करना शुरू करेंगे, देन फिर बायोटेक से आप फिर नैनो टेक्नोलॉजी में जाइए, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में जाइए। आपको एग्रीकल्चर में जहां भी एप्लीकेशंस दिखा रहे हैं आप उसको इस आंसर में शामिल करेंगे, और जितना डायमेंशन लेंगे आंसर की उतना अच्छा है, ठीक है। देन फिर है ना, देन लास्ट क्वेश्चन इज बेनिफिट इलेक्ट्रिक सनलाइट, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में, सेकंड पार्ट फिर आप इन्वायरमेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब साइंस का जो आंसर होगा ना, साइंस एंड टेक का और इन्वायरमेंट का और इवन ज्योग्राफी का भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू द कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन, ठीक है। सीधा बेनिफिट्स पे जाएंगे। अगर आपको ज्यादा ही है कि भाई मैं बताना चाहता हूं कि सब फोटोवोल्टिक और मुझे थर्मल का डिफरेंस पता है, तो एक लाइन से ज्यादा नहीं करेंगे। एक लाइन में आप मेंशन कर दीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम सनलाइट यूजिंग फोटोवोल्टिक इफेक्ट एंड थर्मल पावर टेक्नोलॉजी, ओके। एंड देन फिर सीधा बेनिफिट्स पे आ जाइए, ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश मत कीजिएगा।
है ना। यहाँ पर है ना आपको ज़्यादा इस क्वेश्चन में फिलोसॉफी नहीं लानी है, जस्ट जितना पूछा उतना आंसर कीजिए, एंड देन फर्स्ट पार्ट हुआ, एंड देन सेकंड पार्ट में सीधा एंटर कर जाएंगे। सेकंड पार्ट फिर हम जो है आगे इन्वायरमेंट में डिटेल में आपको बताएंगे कौन कौन सी स्कीम्स हैं, है ना, जो कैसे कैसे वो स्कीम्स डेराइव हो रही है। तो हम पहले है ना जो क्लाइमेट चेंज पर जो इंडिया का मिशन है उसको, फिर उसके अंदर जो सब मिशन है उनको स्टडी करेंगे, देन फिर सब मिशंस के अंदर फर्दर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको स्टडी करेंगे। इस तरीके से आप कर पाएंगे। सो ओके, ये तो